अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विलंब से गेहूं की वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई पर जानकारी। मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न रोग एवं इनका नियंत्रण। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग एवं प्रबंधन पर जानकारी। खाद्यान्न फसलों में गेहूं का एक प्रमुख स्थान है और इसकी खेती हमारे राज्य में व्यापक रूप से की जाती है। अतः हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई इस समय गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो वो कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें और किस तरह से करें इसकी बुआई, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया केवी के हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर जेपी सिंह से। गेहूं हमारे रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी खेती बहुतायत रूप से हमारे किसान भाई करते हैं। इस समय धान की फसल कटने के बाद हमारे किसान भाई खेत की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर किसान भाइयों को धान की खेती वाले प्रक्षेत्र में गेहूं की बुआई करनी हो तो उसको अच्छी तरह से कल्टीवेटर तथा हैरो के बाद रोटावेटर से खेत की तैयारी करके जब खेत भुरभुरा हो जाए उस समय आप बुआई के लिए खेत को तैयार समझें। जब बात प्रजातियों की आती है तो प्रजातियों के लिए गेहूं में विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं जो उपयुक्त समयानुसार विलंब से तथा अति विलंबतम कंडीशन में उगाई जाती हैं। अगर विलंब की हम बात करें तो विलंब दशा में यानी 25 नवंबर के बाद जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसको विलंबतम दशा में गेहूं की बुआई कही जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को जो उचित प्रजातियां हैं उनमें PBW 373, राज HP 1743, HP 1733, मालविया 234, ये हमारी कुछ प्रजातियां हैं जिनको हम 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ किसान भाई जो अति विलंबतम दशा में भी गेहूं की बुआई करके उचित उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निवेदन है कि आप उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करें जो उस समय के लिए प्रतिकूल हों, जिसमें हलना तथा उन्नत हलना हमारी कुछ प्रजातियां हैं जिनको आप विलंबतम दशा में भी बुआई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में कुछ क्षेत्रफल ऊसर का भी है। ऊसर प्रक्षेत्र में अगर हमको गेहूं की बुआई करनी है उसके लिए लोकवन जाप 666, नरेंद्र गेहूं 2036, नरेंद्र गेहूं 1014, ये ऊसर क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि इन्हीं प्रजातियों को ही ऊसर के क्षेत्रों में बुआई करें। बीज दर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप विलंबतम दशा में गेहूं की बुआई करना चाहते हैं यानी 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक अगर बुआई करना चाहते हैं उसके लिए बीज की मात्रा 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जब हम ऊसर क्षेत्र की बात करते हैं, ऊसर क्षेत्र में किसान भाइयों को चाहिए कि
कि 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करें। उर्वरकों तथा जैविक खादों का भी फसल उत्पादन में बहुत बड़ा महत्व है। किसान भाइयों को चाहिए, अगर आप विलंबतम दशा में गेहूं की बुआई कर रहे हों, उसके लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास देना आवश्यक होता है। अगर धान के खेत में हमारे किसान भाई गेहूं की फसल उगाना चाहते हैं, उसके लिए आपसे अनुरोध है कि 25 से 30 किलोग्राम सल्फर तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य प्रयोग करें, अन्यथा उत्पादन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुआई करते समय किसान भाइयों को अगर खेत में नमी की कमी हो तो गेहूं रात भर भिगोने के बाद आप बुआई करें, और अगर उपयुक्त नमी है उस दशा में बुआई करने के 21 से 25 दिन की अवस्था पे आप प्रथम सिंचाई करें, क्योंकि इस समय ताज मूल अवस्था होती है। इसके उपरांत 20 से 25 दिन के अंतराल पे हल्की सिंचाई करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां नहरी क्षेत्र है उन किसान भाइयों को विशेष तौर से सलाह दी जाती है कि पानी की मात्रा को कम करते हुए सिंचाई की संख्या को बढ़ा दें। जैसे हमारे किसान भाई के पास अगर 3 ही सिंचाई के स्रोत उपलब्ध हैं, साधन उपलब्ध हैं, तो ऐसी दशा में पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के भीतर, दूसरी सिंचाई दुग्धा अवस्था में और तीसरी सिंचाई दाना भरते समय अवश्य करें। अगर किसी किसान भाई के पास एक ही सिंचाई की व्यवस्था है तो आप ताज मूल अवस्था जो 21 से 25 दिन पे गेहूं की फसल में आती है उस समय सिंचाई अवश्य करें। इसलिए सिंचाई को ध्यान में रखते हुए, पानी की मात्रा को कम करते हुए, सिंचाई की संख्या को बढ़ाते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न रोग एवं इनका नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से मिर्च की पौध लगाई होगी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और उसमें इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। अतः इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु किस तरह करें इनका नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर M.R. डबास से। देखिए, अगर हम मिर्च की बात करें तो ये 9 महीने की अमूमन फसल होती है और इसमें बहुत सी व्याधियाँ आती हैं, कीट आते हैं। सबसे प्रमुख कीट इसके जो हैं वो है एफिड और थ्रिप्स। वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी भी इस पे कारगर रहती है बीमारी फैलाने के लिए। और जो इसकी बीमारी सबसे बाद आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स मोजेक कॉम्प्लेक्स करके, लीफ कर्ल कहते हैं, थोड़ी कर्लिंग की स्टेज आ जाती है पत्ती की, और दूसरे भी वायरस उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पत्तियां जो हैं वो छोटी छोटी हो जाती, स्टंटेड पौधा होने लगता है, अच्छे से बन जाते हैं। जो कलियां होती हैं और फूल होते हैं पौधे के, वो पीले पड़ के सूख के गिरने लगते, तो पौधा हमारा जो है एक तरह से स्ट्राइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, उस पे हमको जो है फल या पैदावार नहीं मिलती है। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें या प्रबंधन की बात करें तो देखिए, हमको इसके प्रबंधन के लिए करना क्या है कि कीड़े को रोकना होगा, चाहे हमारा जो है थ्रिप्स हो, चाहे एफिड हो, चाहे हमारा जो है सफ़ेद मक्खी जो है, इसके लार्वा और एडल्ट दोनों ही काम करते हैं इसमें। तो हम करते क्या हैं कि इसके नियंत्रण के लिए जो हमारी फसल होती है उसको, पहली बात तो किसान भाई जब रोपाई हो रही हो तब थोड़ा ध्यान दें, रोपाई के समय भूमि शोधन कर लें। और जैसे कार्बोफ्यूरान एक रसायन आता है
कार्बोफुरान 3G के नाम से उसको भूमि में मिला दें तो शुरुआती दशा के जो कीट हैं और या इन कीटों के प्रभाव को वो रोक लेता है। और फिर खड़ी फसल पे हम डाइमेथोएट ले लेते हैं, एक रसायन है, कीटनाशी है, बड़ा अच्छा है, सिस्टेमिक है। उसको हम 60, 75 और 90 3 बार में उसका जो है पर्णीय छिड़काव करते हैं। 0.1% उसका घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए 1 ml जो हमारा केमिकल है और 1 लीटर पानी के हिसाब से हम घोल बनाते हैं। और थोड़ा हमारी फसल आगे बढ़ती है तो एक बीमारी आती है सर्कोस्पोरा धब्बा रोग। इसमें होता क्या है कि जो पौधा होता है उसकी जो पुरानी पत्तियां होती विशेष तौर से पे काले काले से भूरे रंग के या कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, गोलाई लिए हुए चकत्ते, और उनको वो चारों तरफ से जो है पीले पीले से कवर किए रहते हैं। एक इसकी सबसे बड़ी पहचान हमें किसान भाइयों को बता दूं कि जो पुराने धब्बे हो जाते हैं वो बीच से खुल जाते हैं, उनमें छेद सा भी दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए हम 2 से 3 जो है मैंकोजेब के छिड़काव करते हैं। मैंकोजेब एक फफूंदीनाशी है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के हम अच्छी तरह से जो है पूरे पौधे पे छिड़काव कर देते हैं। उसके उपरांत जो है 10, 12 या 13 दिन या 15 दिन तक मैक्सिमम हम दूसरी बार इसका जो है छिड़काव कर देते हैं। जब इसकी फल फूल की अवस्था आती है उस बार इस पे सबसे प्रमुख बीमारी आती है जो हमारी मिर्च की खेती को बिल्कुल कभी कभी तो पूर्णतः बर्बाद कर देती है, जिसको हम कहते हैं उल्टा सूखा रोग या फल का धब्बा या फल सड़न रोग। इसमें 2 तरह के सिम्टम आते हैं या पहचान इसमें आती है। एक आती है हमारी जो पौधा होता है उसके ऊपर की जो फंगल होती है वहां से पौधा उल्टा सूखने लगता है, उसके फूल और फल सूख के नीचे गिर जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, और कभी कभी तो पूरा पौधा हमारा जो है नेकेड दिखाई देता है, बिल्कुल बिना पत्ती के, बिना फूल फल के ऐसा सीधा खड़ा है। तो ये तो उल्टा सीधा रोग। इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं बता दूं किसान भाइयों से कि ये एक बीज जनित बीमारी है। स्वस्थ बीज ही हमेशा प्रयोग करें। अगर हमको बीज अपने घर से लेना है तो स्वस्थ पौधों की ही फल लें, कुटाई करके बीज लें। बीज बुआई से पहले उसका थीरम एक रसायन आता है, 2 ग्राम रसायन 1 किलो बीज में अच्छी प्रकार से मिला के बीज शोधन करके ही नर्सरी डालें। और उसके बाद जैसे हमने खेत में किया, खेत में हमारी जो फसल होती है फूल आने से पहले और फल आने से पहले अपनी फसल पे 2 से 3 स्प्रे, चाहे तो मैंकोजेब या ब्लू कॉपर 50 कोई से भी रसायन के 2 से 3 स्प्रे अपनी फसल पे कर दें। इस प्रकार से किसान भाई अगर इसकी देखरेख करेंगे मिर्च खेती की तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग एवं प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। जिन किसान भाइयों ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया है तो वे इसका प्रबंधन कैसे करें ताकि सिंचाई यंत्र से अधिक लाभ ले सके, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अभियंता सुदर्शन प्रसाद। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। इसका उचित रखरखाव सिस्टम का जो पद्धति है इसका अधिकतम दक्षता एवं अनुकूल परिणाम को प्राप्त करने के लिए इसका उचित रखरखाव बहुत ही आवश्यक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है।
प्रतिदिन का रख रखाव, प्रति पखवाड़े रख रखाव 15 दिन पर और मासिक रूप से रख रखाव। तो प्रतिदिन के रख रखाव में पंप चालू करने के बाद इसका प्रेशर उस पद्धति में स्थिर होने देते हैं और इसी बीच हम हाइड्रोसाइक्लोन से ड्रेन वाल्व को ओपन करके और इसके सारे सलरी को बाहर निकाल देते हैं और इसी बीच घूम करके सब मेन से और लेटरल सिस्टम से लीकेज, वाटर का लीकेज चेक करते हैं। यदि लीकेज है तो उसका हम लोग सुधार कर लेते हैं, निदान कर लेते हैं। और जैसे ही अगर प्रेशर स्थिर नहीं हुआ है तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए बाईपास फिल्टर का सहारा लेते हैं। अगर कम प्रेशर है तो उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जिस डिज़ाइन के लिए बना हुआ है, जिस प्रेशर पे डिज़ाइन होना है उस प्रेशर हमें प्राप्त हो जाए, तब इसका सुचारू रूप से काम करना शुरू हो जाता है। इसके बाद केयर मेंटेनेंस में आता है कि घूम करके देख लेते हैं कि सारे ड्रिपर से एक समान रूप से जल अनुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं लैटरल मुड़ा हुआ है, ऐंठा हुआ है, कटा हुआ है, बीच में क्लॉगिंग है, तो उसका भी देखभाल हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा इरिगेशन समाप्त हो जाता है ड्रिप इरिगेशन पद्धति के माध्यम से, या 5-6 घंटा हम चला लेते हैं लगातार, तो उसके बाद इसका सफाई बहुत आवश्यक होता है। सैंड फिल्टर का प्रॉपर सफाई इसकी उच्चतम दक्षता को निरूपित करता है, सूचित करता है। तो इसका एक फ्लश कर लेते हैं। लेटरल्स और एंड प्लग, लेटरल्स का एंड प्लग और सबमेन का एंड प्लग खोल करके इसको काफ़ी तेज धारा वाले पानी का फ्लो प्रवाहित कर इसकी सफाई कर लेते हैं। तो किसान भाई इसको प्रतिदिन का रख रखाव को फॉलो करेंगे ही, उतना तो करना ही करना है। इसके अलावे सैंड फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर का उसका फ्लशिंग आवश्यक हो जाता है। उसके लिए सैंड फिल्टर को क्या करते हैं कि सैंड फिल्टर को खोल करके कुछ ये जो प्रेसिपिटेट्स लवण और छेप जो उसके लेयर, उसके ऊपर बालू के ऊपर जो लेयर जम जाते हैं, ये साधारण फ्लश से दूर नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका ऊपर का ढक्कन खोल देते हैं। खोलने के बाद फ्लो को एडजस्ट करते हैं। इतना फ्लो को एडजस्ट करते हैं जिससे ढक्कन के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पानी के साथ हमारा बालू नहीं बह रहा हो, क्योंकि ये साधारण बालू नहीं होता, ये क्वार्ट्ज का छोटा छोटा स्फटिक का छोटा छोटा कण होता है, इसको बहने नहीं देना है। इसके बाद क्या करते हैं कि वो ढक्कन के माध्यम से हाथ अंदर डाल करके बालू को ऊपर से नीचे दाएं बाएं हिलाते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो भी लवण और छेप बैठे हुए हैं और प्रवाहित जल के साथ बाहर निकल जाएं। और इतना करने के बाद उसको फिर ढक्कन को कस दिया जाता है और तब वो फिर चालू हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन फिल्टर का कैसे सफाई करें, उसको खोल लिया जाता है। खोल करके जाली अंदर से निकाल लेते हैं। जाली के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रबर लगा होता है, रबर को बाहर निकाल देते हैं और उसको पानी में हिला डुला करके साफ पानी में अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। सफाई करते समय उसको ब्रश का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जाली जो है डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इस तरह से प्रत्येक 15 दिन पे सैंड फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर का रख रखाव बहुत ही आवश्यक है, साफ सफाई बहुत आवश्यक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पूरे सिस्टम का दक्षता, इफिशियंसी और अनुकूलतम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। चूहों से लेटरल लाइनों की सुरक्षा करें। महीने में एक बार फ्लश वॉल को खोलकर संयंत्र चलावे ताकि जमा लवण निकल जावे। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 माह में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिपर को पौधों से दूर रखें। ड्रिप स्थापन के समय निर्माता विक्रेता से विस्तृत सिंचाई शेड्यूल की मांग करें। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को अवश्य साफ करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है पाली खुर्द जिला इटावा से बैजनाथ जाटव ने।
यह ठंड के मौसम में मधु बॉक्सों एवं मधुमक्खियों के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो बैजनाथ जाटव जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अब प्रबंधन किस प्रकार कैसे किया जाए। हमारे यहाँ 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। सबसे पहले शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, उसके बाद वर्षाकालीन। तीनों प्रबंधन मधुमक्खी के होना चाहिए और अगर प्रबंधन ठीक ठाक होगा तभी हमारे बक्से उत्तम रहेंगे और हमें अच्छी आय प्राप्त होगी। शीतकालीन प्रबंधन के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। शीतकालीन प्रबंधन में सबसे पहले हम बक्सों को देखते जाएं और बक्सों का चयन करें। जिन जिन बक्सों में हमारे मधुकोश भर गए हैं उन बक्सों को नंबरिंग करके उन छत्तों को निकाल लें। मधुमक्खी के छत्तों का शहद निष्कासन अवश्य करें। शहद निष्कासन करते जाएंगे तो मधुमक्खी उसमें दोबारा से शहद भरती जाएगी, जो कि हमारे मधुमक्खी पालकों के लिए अति उत्तम रहेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम शहद निष्कासन करें ऐसे मौसम में करें जब हमारा मौसम खुला हुआ हो, जब कोहरा, धुंध या पानी जैसा हो रहा हो, उस समय पर शहद निष्कासन ना करें। और शहद निष्कासन करने से पहले एक मच्छरदानी का प्रयोग करें और उसमें शहद निष्कासन यंत्र का प्रयोग करें। मच्छरदानी को पहले चारों ओर से अपने मिट्टी के नीचे दबा लें या किसी डंडे या किसी भी सहायता से मच्छरदानी को चारों तरफ से पैक कर लें। उसके बाद हम जितने भी बॉक्सेस हैं, अगर हमारे पास 30 बॉक्सेस हैं तो नंबरिंग करके बॉक्सों से हम सारे फ्रेम्स की नंबरिंग करके, अगर 1 नंबर का बॉक्स है, 2 नंबर का बॉक्स है या 3 नंबर का बॉक्स है एग्जाम्पल के बतौर, तो हम फ्रेम्स पे भी नंबरिंग कर लें। जिन फ्रेम्स को हम जिस बक्से से निकालेंगे शहद निष्कासन के बाद हम उसी बक्से में लगाएंगे। अगर कभी गलती से एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की इधर से उधर अल्टा पल्टी हो गई तो इस समय पे जो मधुमक्खियों में बीमारियां आती हैं वो भी जो हमारे एक्सचेंज हो जाते हैं फ्रेम्स, उसके कारण मधुमक्खियों में बीमारियां फैलती हैं। पता चला हमारे एक बॉक्स में बीमारी है और हम शहद निष्कासन यंत्र के लिए अपने बक्सों में से फ्रेम को निकाल करके मक्खियों को झड़ा करके ले गए। उस समय पर क्या होगा कि जो भी हमारी बीमारी है तो वो अगर 2 नंबर के बॉक्स में है और 1 नंबर का हमारा बॉक्स रोग रहित है, तो उस समय पर अगर 2 नंबर का फ्रेम 1 नंबर के बॉक्स में चला गया, और जैसे वरुआ जैकोब्सोनाई इस समय की बहुत भयंकर समस्या होती है, शीतकाल में वरुआ जैकोब्सोनाई और माइट्स की समस्या अत्यधिक देखी जाती है, तो ये स्प्रेड होने वाली बीमारी है और ये इतनी भयंकर तरीके से स्प्रेड होती है कि ये अगर एक बक्से में आ गई तो हमारी पूरी अपारी को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। तो हमें रोग की भी पहचान होनी चाहिए। ये ज्यादातर नर सेल्स में होता है। अगर नर्स के छत्ते इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और नर कोश अंदर सड़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए हमारे बक्से में कहीं ना कहीं बीमारी है। तो सबसे पहले इस समय पे नर कोश भी बहुत ज्यादा बनते हैं। नर कोशों को हटा करके उस फ्रेम को काट करके नष्ट कर दें और जला करके या जमीन में गाड़ करके उनको नष्ट करें, जिससे कि ये समस्या ना आए। माइट्स की समस्या के लिए हमें सल्फर का यूज करना चाहिए। सल्फर पाउडर की डस्टिंग हर 5वें दिन और 7वें दिन पर फ्रेम्स के ऊपर और बक्सों के अंदर करते रहें और समय समय पर बक्सों का ऑब्जर्वेशन जरूर करते रहें। इसके अलावा जो नर मक्खियां हैं उनकी बहुत अत्यधिकता रहती है और नर मक्खियां जो होती हैं वो भोजन 10 गुना वर्कर मक्खी से अधिक खाती हैं। इस समय पर नर की भी हमें कम करने के लिए नर सेल को या तो हम नष्ट कर दें या फिर जो निखट्टू हैं उनको हटा करके हम नष्ट कर सकते हैं। अगर हमारे बॉक्स में वरुआ जैकोब्सोनाई एक छोटा सा जू टाइप का होता है, उसकी समस्या अगर आ गई है तो उनका कोई इलाज नहीं है। ये नर सेल्स में होता है और जिस फ्रेम में ये समस्या आई हुई हो उस फ्रेम को काट करके जला करके या मिट्टी के अंदर गाड़ के जहां हमारी अपायरी है उससे थोड़ी सी दूर पर ले जाकर के इसको नष्ट करें। ये हमारे यहाँ शीत ऋतु में फैलने वाली सबसे भयंकर समस्या होती है। फॉलबैक्स की एक पट्टी आती है, फॉलबैक्स की पट्टी का हम यूज कर सकते हैं। सल्फर का फ्यूमिगेशन भी समय समय पर हम कर सकते हैं। इसके बाद एक समस्या और आती है, वो होती है बी ईटर्स की, जो कि मधुमक्खियों को जब मधुमक्खियां उड़ान भरने के लिए बाहर निकलती हैं तो जो बी ईटर होती हैं वो डायरेक्ट उन्हें कैच कर लेती हैं और कैच करने के बाद उन्हें भोजन के रूप में अपना स्रोत बना लेती हैं। तो बी ईटर में जैसे किंग क्रो एक चिड़िया होती है, ब्लैक कलर की होती है, जिसकी पूंछ पीछे से कटीली होती है, वी शेप की होती है। किंग क्रो जो चिड़िया होती है वो मधुमक्खियों को बहुत नुकसान करती है और वो कम से कम एक दिन में 100 से 150 मक्खियां तक भोजन के रूप में खा लेती है। इसके अलावा ग्रीन बी ईटर होती है, वो पोल्स में ढेरों के झुंड में बैठी रहती है और जब हमारी मधुमक्खी है वो उड़ान के लिए जाती है तो ग्रीन बी ईटर है वह भी नुकसान पहुंचाती है। तो किंग क्रो चिड़िया और ग्रीन बी ईटर 2 टाइप की बर्ड्स होती हैं, वो उड़ती हुई मक्खी को बहुत अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं।
जिससे कि हमारी अपायरी में और बक्सों में स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है। हमें इसके लिए 0.25 की बंदूक का भी या फिर निशाने वाली जो बंदूक होती है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, या ढोल आवाज शोरगुल वाली बंदूक जो होती है उससे हम आवाज करके उन्हें डरा करके भगा भी सकते हैं। इसके अलावा हम घंटी या किसी टीन में एक डंडा बांध करके उसको हिलाएं, आवाज करें तो भी इन चिड़ियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम मधुमक्खी के बक्से के पास जाएं तो तेज परफ्यूम डाल करके ना जाएं, तेज खुशबू लगा करके ना जाएं, हमेशा मुंह रक्षक जाली का प्रयोग करके जाएं और हाथ में दस्ताने अवश्य पहनें, क्योंकि मधुमक्खी कभी भी आक्रामक होकर के अगर काट सकती है तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। अगर वो ज्यादा काट भी लेगी तो हमारी मृत्यु तक भी हो जाती है। इसीलिए हमें मुंह रक्षक जाली का प्रयोग करना चाहिए। जब शुरुआत में हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो मधुमक्खी के बक्सों से अनजान रहते हैं और मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाए इससे भी अनजान रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब हम बक्सा खोलते हैं, रोज उसे चेक करते हैं, तो जो मधुमक्खी पालक होता है मधुमक्खी मित्र के रूप में उससे व्यवहार करने लगती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।